शुभ सायं सर्वेभ्यः। उपपद विभक्ति ये प्रकरण हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने कल देखा था उपपद किसे कहते हैं, उपपद विभक्ति किसे कहते हैं, और द्वितीय उपपद विभक्ति हमने कल पढ़ी थी। ठीक है। तो द्वितीय उपपद विभक्ति में जो जो अव्यय आते हैं उनके अर्थ और उदाहरण हमने कल पढ़े हैं। आज हम पढ़ रहे हैं तृतीय उपपद विभक्ति। ठीक है, अभी सीक्वेंस से आएंगे, द्वितीय, तृतीय। प्रथमा उपपद विभक्ति होती नहीं है, तो प्रथमा उपपद विभक्ति में कोई भी उपपद नहीं होता है। तो तृतीय उपपद विभक्ति देखिए, कौन से उपपद आते हैं तृतीय विभक्ति में कि जिनके साथ तृतीय विभक्ति होती है। तो पहले विना और रुते, ये मैंने आपको कल ही बताया था कि विना जो अव्यय है वो तीन उपपद विभक्ति में आता है। मतलब एक तो विना के साथ द्वितीय विभक्ति भी होती है, विना के साथ तृतीय विभक्ति भी होती है, और विना के साथ पंचमी विभक्ति भी होती है। ठीक है। तो कौन सी भी विभक्ति की तीनों में से विना के साथ जिसके भी बिना बोलने हैं तो भी चलता है। तो पहले विना और रुते ये लिया है हमने, उसका अर्थ क्या है, बिना। तृतीय विभक्ति होगी, किसकी तृतीय विभक्ति होगी, जिसके बिना बोलना है उसकी तृतीय विभक्ति होगी। परिश्रमेण विना अथवा ऋते जनः सफलः न भवति। द्वितीया में भी आता है, तृतीया में भी आता है। इसलिए परिश्रमेण बिना अथवा ऋते जनः सफलः न भवति, अथवा परिश्रमं विना द्वितीय विभक्ति में भी बोल सकते हैं, परिश्रमं विना अथवा ऋते जनः सफलः न भवति। अवगतम? समझ में आ रहा है? अभ्यासं विना जनः सफलः न भवति व अभ्यासेन विना जनः सफलः न भवति। दोनों प्रकार से हम बोल सकते हैं। समझ में आ रहा है? हाँ। ठीक है। दूसरा उपपद है हीनः। ये सारे पद है। ठीक है, हीनः पद है। हीनः का मीनिंग क्या है, रहित। मराठीमध्ये सोडून किंवा च्या विना, च्या शिवाय अशा अर्थामध्ये। तर ज्याच्या रहित आपल्याला बोलायचं आहे त्याची तृतीय विभक्ती होणार आहे। ठीक है। ज्ञानेन विना, ज्ञानेन हीनः जनः पशुः भवति। ज्ञान से रहित जन मतलब व्यक्ति, पशुः भवति मतलब पशु होता है। किससे रहित व्यक्ति पशु होता है, ज्ञानेन हीनः, ज्ञान से रहित। तो जिसके भी रहित बोलना है उसकी होगी तृतीया विभक्ति। ठीक है। जल से रहित जीवन व्यर्थ है, कैसे बोलेंगे? या मित्र से रहित जीवन व्यर्थ है। जल से रहित जीवन व्यर्थ ही व्यर्थ है, ऐसा नहीं बोल सकते हम, क्योंकि जल के बिना जीवन रहित नहीं, जीवन ही नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए हम हम्म, मित्र से रहित जीवन व्यर्थ है ऐसा बोलेंगे। तो वाक्य कैसे बनेगा? हम्म। मित्रेण हीनः जीवनम जीवनम व्यर्थम भवति। व्यर्थ ये व्यर्थम जीवन का भवति। विशेषण बनेगा, तो व्यर्थम भवति। हम्म, तो मित्रेण हीनः जीवनः जीवनम व्यर्थम भवति। अवगतम? हम्म, तीसरा उपपद है अलम। ये अलम भी दो विभक्ति में आता है। हाँ, संस्कृति अभी बस तुम सुनो। ठीक है। ये हमारी ये उपपद विभक्ती होने के बाद मैं तुम्हें पूरा इन्फॉर्मेशन दूंगा। सगळी माहिती मी तुला क्लासची सांगतो, कशा पद्धतीने आपण शिकत आहोत आणि कोणतं प्रकरण आपलं सुरू आहे, कोणतं कोणतं प्रकरण आपलं झालं आहे, कोणत्या प्रकरणामध्ये काय शिकलो आहोत। त्याच्यामुळे तुला काय होईल, अभ्यासाला थोडस मार्गदर्शन मिळेल। तिसरं उपपद आहे अलम। ठीक आहे। अलम सुद्धा दोन विभक्तीमध्ये प्रयोग केला जातो। एक आहे तृतीय विभक्ती आणि दुसरी आहे चतुर्थी विभक्ती। परंतु जसं विना या उपपदाचा सर्व विभक्तीमध्ये समान अर्थ आहे विना, परंतु अलम या एकाच उपपदाचा दोन अर्थ होतात। उपपदाचे दोन अर्थ होतात। एक मना करणे म्हणजेच विरोध करणे,
आणि दुसरा आहे समर्थ असणे, जो की चतुर्थी विभक्तीमध्ये येतो. तो आपण पुढे शिकणार आहोत. तृतीयानंतर चतुर्थी. ठीक है। तो अलम तृतीय विभक्ति में अर्थ क्या है? तृतीय विभक्ति में अर्थ है मना करना। जिसे भी मना करना है, जिस भी चीज करने के लिए, उस शब्द की होगी तृतीया विभक्ति। जैसे अलम विवादेन, विवाद मत करो, अथवा विवाद करना मना है, इस अर्थ में। तो अलम विवादेन, विवाद मत करो, झगड़ा मत करो। मुझे बोलना है आतंकवाद मत करो। कैसे बोलेंगे? आतंकवाद संस्कृति शब्द है, तो कैसे बोलेंगे? बोलो ना। अलम आतंकवादेन। हाँ, अलम अलम आतंकवादेन, आतंकवाद मत करो, विद्रोह मत करो, अलम विद्रोहेन, मस्ती मत करो, अलम कोलाहलेन। कोलाहल मतलब मस्ती, क्लास में जैसे स्टूडेंट्स मस्ती करते हैं ना छोटे छोटे, तो वैसे अलम कोलाहलेन। कोई यदि व्यक्ति है वो बहुत बोलता है, बड़बड़ 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 करता है, ठीक है, किसी भी विषय में, उसे आपको बोलना है कि अति बोलना बंद करो, नहीं तो बड़बड़ बंद करो। तो अलम अति भाषणे न, ज्यादा बोलना हेलो। बंद करो, मतलब मत करो, मना करना, विरोध करना। जैसे अलम विवादे न, अलम कोलाहले न, कोलाहल मतलब झगड़ा, ठीक है। कलहे न, अलम कलहे न, कलह मतलब झगड़ा, ऐसे, ठीक है। अलम अति भाषणे न, तो जिससे भी मना करना है, जिस चीज के लिए, उसकी होगी तृतीया विभक्ति। उसके बाद है साकम, सह और सार्धम। ये तीनों के तीनों क्या है? एक अलग अलग उपपद है, लेकिन उनका अर्थ क्या है? एक ही है, साथ। ठीक आहे, मराठीमध्ये बरोबर, आणि ज्याच्या बरोबर बोलायचं आहे त्याची होईल तृतीया विभक्ती। ठीक है, उदाहरणामध्ये स्पष्ट होईल। जिसके भी साथ बोलना है उसकी तृतीया विभक्ति की जाएगी। जैसे सर आवाज पिता। नहीं आते। आवाज नहीं आ रहा है? हेलो। अभी आ रहा है। ठीक है। पिता पुत्रेण सह धावती, पिता पुत्र के साथ दौड़ते हैं। किसके साथ? पुत्रेण, पिता पुत्र के साथ। समझ में आ रहा है? तो जिसके भी साथ बोलना है उसकी तृतीय विभक्ति होगी। सीता राम के साथ जा रही है, कैसे बोलेंगे? सीता रामेण सह जायती। गच्छति, सीता रामेण सह गच्छति, सम्यक। सीता रामेण सह गच्छति, लक्ष्मण अपि रामेण सह गच्छति, लक्ष्मण भी राम के साथ जाता है। ठीक है, ऐसे तो जिसके भी साथ बोलना है उसकी होगी तृतीया विभक्ति। और सह की जगह पे हम साकम भी प्रयोग कर सकते हैं। पिता पुत्रेण साकम धावती, पिता पुत्रेण सह धावती, पिता पुत्रेण सार्धम धावती। अवगतम? बालक माता के साथ जा रहा है, बालक मात्रे सह गच्छति। माता शब्द का मात्रे होता है चतुर्थी विभक्ति एक वचन, ऐसे। समझ में आ रहा है? हाँ सर। ठीक है। उसके बाद उपपद है सदृश। सदृश का अर्थ होता है समान, मराठीमध्ये सारख। और जिसके ज्याच्या सारखं म्हणायचंय आपल्याला, त्याची आपण तृतीय विभक्ती करणार आहोत। जसं की उदाहरणार्थ, अर्जुनेन सदृश वीर नास्ति, अर्जुना समान वीर नाही। कोणाच्या सारखा वीर नाही? अर्जुनाच्या सारखा वीर नाही। समजतंय? कोणी सारखं दिसत असेल, जसं की उदाहरणार्थ राम आणि लक्ष्मण सारखे दिसत आहेत असं आपल्याला म्हणायचंय, समान आहेत असं आपल्याला म्हणायचंय। तर रामेण सदृश लक्ष्मण अस्ति, राम के समान लक्ष्मण है। जिसके भी समान बोलना है उसकी कौन सी विभक्ति होगी? तृतीया विभक्ति होगी। ठीक है। और अंत में है प्रयोजनम। प्रयोजनम मतलब क्या होता है? मतलब होता है। ठीक आहे, मराठीमध्ये कारण असं आपण म्हणू शकतो। जसं कारण किंवा फळ, ठीक आहे, फळ परिणाम म्हणू शकतो आपण त्याला मराठीमध्ये, परिणाम। उदाहरणामध्ये समजेल, जसं की दुष्टस्य परोपकारेण किम प्रयोजनम, दुर्जन के ऊपर परोपकार करने से
क्या फायदा होगा, क्या मतलब है उसका, मतलब कुछ भी मतलब नहीं है। वैसे जिसका भी प्रयोजन बोलना है, जिसका भी मतलब बोलना है, या जिसका भी परिणाम बोलना है, उस शब्द की तृतीया विभक्ति होगी। समझ में आ रहा ना? जैसे मुझे बोलना है कि अभ्यास का क्या परिणाम होगा, तो वाक्य कैसे बनेगा बोलो? वाक्य कैसे बनेगा? सर पुन्हा अभ्यासाचा काय परिणाम होईल का? हॅलो. हेलो। सर वाक्य नाही हाँ कळलं. बोला ना। अभ्यासाचा काय परिणाम होईल का? हाँ, अभ्यासाचे काय प्रयोजन, अभ्यासाचे काय प्रयोजन आहे, म्हणजे काय परिणाम आहे, काय फळ मिळेल, असं. अभ- अभ्यास हम्म. अभ्यासेन किं प्रयोजनम? अभ्यासेन किं प्रयोजनम, व्यर्थ भाषणेन किं प्रयोजनम अस्ति, किमपि प्रयोजनम नास्ति। व्यर्थ भाषणेन, ठीक आहे, व्यर्थ बडबड केल्याने काय प्रयोजन होईल, म्हणजे काय परिणाम होईल, म्हणजे फुकटच आहे ते बडबड करा, असं. ज्याचा परिणाम म्हणायचंय किंवा ज्याचं प्रयोजन म्हणायचंय, त्याची तृतीय विभक्ती करायची आहे. जसं दुष्टस्य प्रयोजन परोपकारेण, इस तरह से। समझ में आया है? तृतीय उपपद में इतने ही उपपद आते हैं। ठीक है? काफी शंका अस्ति वा? सर हे शेवटचं प्रयोजनांचं पुन्हा एकदा सांगा ना. आता प्रयोजनांचा अर्थ काय आहे? परिणाम असा अर्थ होतो मराठीमध्ये स्पष्ट. ठीक आहे. परिणाम किंवा फळ. उदाहरण कसं आहे? दुष्टस्य परोपकारेण किम प्रयोजन, दुर्जनाच्या परोपकाराने काय फळ मिळेल, असं. अभ्यासाचे प्रयोजन काय आहे? अभ्यासेन किम प्रयोजनम, अभ्यासाचे काय प्रयोजन आहे, म्हणजे काय फळ आहे, त्याचा काय परिणाम होईल, अशा अर्थामध्ये. समजतंय? हो सर. ठीक है। कशाचे प्रयोजन, म्हणजे कशात, किसका मतलब, ऐसा जब हमें बोलना है, तब हम जिस भी शब्द का प्रयोजन बोलना है, मतलब बोलना है, उस शब्द की तृतीया विभक्ती होगी। मराठीमध्ये ज्याचा उपयोग परिणाम बोलायचं असेल, त्या शब्दाची तृतीया विभक्ती होईल. जसं की दुष्टाच्या परोपकाराने, परोपकाराचा काय उपयोग किंवा काय परिणाम, असं. म्हणजे काही चांगला परिणाम नाही किंवा काही चांगला उपयोग नाही, असं. समजतंय? हो सर. काही शंका आहे? सर. हॅलो. हा बोला ना मॅम. साकम सह आणि सार्धम यांचा अर्थ एकच ना सर? मध्ये आवाज कटला हो होता. हो हो, तिघांचाही अर्थ एकच आहे, म्हणून ते बरोबर दिलेलं आहे. हे समय सोबत असणार. लेखनामध्ये सुद्धा सार्ध शब्द येणार आहे हा, परंतु तिथे सार्ध शब्दाचा अर्थ अर्धा असा असणार आहे. परंतु इथे सार्धम शब्दाचा अर्थ काय आहे? साथ, म्हणजे बरोबर. सोबत. ठीक आहे, इथे म असणार आहे आणि तिथे फक्त सार्ध असणार आहे. जसं की सार्ध त्रिवादनम, सार्ध चतुर्वादनम, सार्ध पंचवादनम, ते आपण पुढे शिकणार आहोत. तर त्यावेळेस तुम्हाला शंका येऊ नये म्हणून इथे मी सांगून टाकलं. त्यावेळेस ती लक्षात ठेवायची, तिथे मी तिथे विचारेल तुम्हाला सार्धम आणि सार्ध मध्ये काय फरक आहे. ठीक आहे? हो सर. समजलंय? हो हो सर. रेकॉर्डिंग मी स्टॉप करतो. तृतीय उपपद विभक्ती आपली इथे झालेली आहे. उद्या आपण चतुर्थी उपपद विभक्ती घेणार आहोत. चतुर्थी उपपद विभक्तीमध्ये भरपूर उपपद आहेत आणि यामध्ये धातू येतात. ईश पासून इथे धातू येतात. ईश, ईर्ष, रुच, क्रुध, असूय, दायच्छ, हे सगळे काय आहेत? धातू आहेत. आणि वरती उपपद आहेत, म्हणजे अव्यय आहेत. त्यामुळे हे आपण उद्याच घेणार आहोत. पूर्ण चतुर्थी उपपद विभक्ती आपली उद्या होईल.
आ, देखिए सर। recording.